कि दुनिया के तमाम इनामात है बंदूक साजी पर। दुनिया के तमाम इनामात है बंदूक साजी पर, मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूँ। तो कहीं ना कहीं सरकार को एग्रीकल्चर सेक्टर से जोड़ने के लिए इंडस्ट्री को इस तरह का बजट में प्रोविज़न करना चाहिए ताकि हम किसानों को साथ लेकर उनको प्रोत्साहित कर सकें कि वो ऐसे आइटम बनाएं कि हम उनको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए हर तरफ से इंडस्ट्री सरकार के साथ है। मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रखे हैं सभी कंपनियों ने। ज़्यादातर जहां भी सीटीपी या ईटीपी लगे हुए हैं उन पे सब में काम हो रहा है। और एक इसके लिए मेरी और गुजारिश है सरकार से कि एक कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं हर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दीपक मैनी जी, प्रदेश महासचिव फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हरियाणा। उसके बाद डॉक्टर SP अग्रवाल, महासचिव फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री गुरुग्राम, और मनोज त्यागी जी, IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन महासचिव। आज का हमारा ये सेशन होगा हरियाणा सरकार के आने वाले बजट पर। केंद्र सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है और 23 फरवरी को हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आने वाले बजट में क्या क्या चीज़ें जो हैं होनी चाहिए और सरकार को, हरियाणा सरकार को उद्योगपतियों के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, जैसे कि हरियाणा सरकार द्वारा औद्योगिक एसोसिएशन द्वारा बजट में सुझाव मांगे गए थे, तो सरकार के लिए जो बजट में सुझाव मांगे जाते हैं उसमें आप लोग अपना जो है सुझाव देते हैं या नहीं? नहीं, हमने बहुत सारे सुझाव दिए हैं सरकार को और उन सुझावों से सरकार को भी फ़ायदा होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फ़ायदा होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा और सरकार का गौरव भी बढ़ेगा उससे। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है, जैसे कि 2023-24 का बजट उद्योगपति कैसा चाहते हैं। जैसे कि अभी निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट जो है केंद्र सरकार का पेश करा, उसमें उन्होंने उद्योगों के फ़ायदे के लिए क्या क्या चीज़ करी और आप क्या चाहते हैं? देखिए खुशबू जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमन करता हूं कि आपने एक इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को आने का मौका दिया। देखिए, जो केंद्र सरकार का बजट होता है वो पूरे देश के लिए होता है, इंडस्ट्री के लिए होता है, आम आदमी के लिए होता है, किसानों के लिए होता है और सभी को ज़्यादातर इफेक्ट वही करता है। हालांकि प्रदेश का भी एक बजट होता है जिसके अकॉर्डिंग प्रदेश चलता है। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हमें स्टेट और केंद्र दोनों के बजट के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के बजट आने से पहले एक मौका दिया, हरियाणा की जितनी भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन थी उनसे रिटन में भी सुझाव मांगा और डिस्कस भी किया। गुड़गांव के अंदर सभी एसोसिएशन ने उसमें पार्टिसिपेट किया और अच्छे अच्छे सुझाव दिए। देखिए, बजट में जिस तरह केंद्र सरकार में आपने देखा, ये बात किसी से नहीं छुपी है, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 साल में जितना बजट हमारा नेशनल हाईवे को दिया जा रहा है, किसी भी देश की तरक्की जब तक नहीं हो सकती जब तक उसके स्टेट को, जितनी भी स्टेट है उनको एक अच्छे हाईवे से ना जोड़ा जाए। आज जितना बढ़िया काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी कर रही है, पूरे देश में एक रोड का जाल बिछा दिया है, तो कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तो इस तरह बजट का एक बंटवारा किया जाता है कि जितना पैसा आया उसको कहाँ कहाँ लगाएं। तो नेशनल NHI पे जितना बजट केंद्र सरकार लगा रही है वो अच्छा कदम है। इसी तरह मैं स्टेट सरकार गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि अभी हमारा स्टेट गवर्नमेंट का, हरियाणा सरकार का बजट सेशन शुरू हो रहा है, विधानसभा में बहस होगी और बजट का प्रोविजन किया जाएगा। तो हमने जैसे सुझाव दिए तो उसी तरह मैं बात करता हूँ कि हरियाणा सरकार को भी केंद्र सरकार की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा स्टेट का तो जिस तरह देश डेवलप हो रहा है उसी तरह स्टेट भी डेवलप होता है। तो हमने अपने सुझाव में भी ये कहा है कि जैसे जब तक आप मेट्रो की लाइन को एक्सटेंड नहीं कर दोगे इंडस्ट्रियल एरिया तक, तब तक आपकी इंडस्ट्री को बढ़ावा कम मिलेगा। जैसे ही आप इसको लेके आते हो, मेट्रो को कनेक्टिविटी जोड़ते हो इंडस्ट्रियल एरिया से, तो जो हमारे पलायन हैं वाइट कॉलर स्टाफ के, जो नोएडा या दूसरे सराउंडिंग स्टेट में चले जाते हैं, वो हमें यहाँ मिलेंगे। तो मेरे रिक्वेस्ट हरियाणा सरकार से यही है कि
एक तो मेट्रो को एक्सटेंड किया जाए, उसके लिए बजट में प्रोविज़न किया जाए। उसके बाद करूँगा मैं महिला सुरक्षा की। महिला सुरक्षा एक देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए चाहे वो हमारे वर्किंग वुमेंस हॉस्टल बनाए जाएं, चाहे महिला थाना बनाई जाए, महिला पीसीआर बढ़ाई जाए, तो महिलाओं को भी कहीं ना कहीं बजट में इस तरह का प्रोविज़न रखा जाए। इस तरह हमने काफ़ी सुझाव दिए हैं। और जो हमारे नवयुवक हैं आजकल, उनको ट्रेंड करने के लिए, क्योंकि आईटीआई तो में तो करती हैं, लेकिन एक मॉडर्न ऐसा प्रोविज़न किया जाए कि उनको इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ट्रेंड किया जाए, उसके लिए बजट में प्रोविज़न किया जाए। तो इस तरह के काफ़ी सुझाव हैं जो हमने दिए हैं, और सरकार से उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार अगर बजट में प्रोविज़न करेगी, चाहे मेट्रो के लिए, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, या ऑर्बिट कॉरिडोर का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑर्बिट कॉरिडोर के लिए टोल को हटाने का भी एक मुद्दा चल रहा है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं बजट में प्रोविज़न देना चाहिए। तो इस तरह के हमने काफ़ी सुझाव सरकार को दिए, और उम्मीद है कि हरियाणा सरकार इस ओर ध्यान रखे इस बजट सेशन में। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके अनुसार एक आदर्श बजट कैसा होना चाहिए? देखिए खुशबू जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया बजट के मुद्दे पे। हमने सरकार को कुछ पॉइंट अपनी तरफ से सुजेशन लिख के दिए हैं कि इस तरह के कुछ सुझाव हैं कि सरकार उस पर कार्रवाई करे, कुछ बजट में उन प्रोविज़न्स को लाए। जिसमें सबसे पहला सुझाव हमने जो दिया है कि मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो हमने हरियाणा सरकार को लिखा है कि आप लोग हरियाणा से एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम हरियाणा में माल बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे, फ़ॉरेन मुद्रा उतनी ही ज़्यादा आएगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा, हरियाणा का विकास होगा। दूसरा पॉइंट जो हमारा एक सबसे ज़रूरी पॉइंट जो एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ ही है, उसमें यह है कि एक हरियाणा सरकार पहले एक्सपोर्ट के ऊपर 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी एक्सपोर्टर्स को फ्रेट सब्सिडी के तौर पे देती थी, जो कि पिछले 2021 से बंद है। तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि उसका भी प्रोविज़न दोबारा से शुरू किया जाए बजट में, ताकि एक्सपोर्टर्स को उसका बेनिफिट मिले और लोग उसके ऊपर काम कर सकें, उसी हिसाब से सब्सिडी का बेनिफिट ले सकें। बाकी कुछ सुझाव हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिए हैं, जैसे त्यागी जी ने बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। हमने इसके साथ साथ बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी कई सुझाव दिए हैं, ताकि अगर बिजली की सप्लाई अच्छी होगी तो इंडस्ट्री उन्नति करेगी, रोज़गार बढ़ेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके अलावा एक मैंने जो मेन सुझाव दिया है वो डिफेंस से रिलेटेड है। आपको मालूम है इंडिया में मोदी जी डिफेंस के लिए बहुत काम कर रहे हैं। भारत में बहुत सारे हथियार बनने शुरू हो गए, मिसाइलें बन रही हैं, हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, हवाई जहाज़। अब तो इंजन, हवाई जहाज़ का जो इंजन सबसे मुश्किल कंपोनेंट होता है, वो भी गुजरात में उसके लिए प्लांट लग रहा है। हमने हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि गुड़गांव में जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं या गारमेंट की इंडस्ट्री हैं, वो डिफेंस की ज़्यादातर चीज़ों को बनाने में सक्षम हैं। उसके लिए गुड़गांव में एक इस तरह का कोई हब बनाने की आवश्यकता है, ताकि गुड़गांव में जो डिफेंस से रिलेटेड कंपोनेंट हैं या डिफेंस से रिलेटेड गारमेंट्स हैं, वो बनाए जा सकें। उसके ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है। सर, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि लगातार टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जीएसटी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी में कुछ छूट होनी चाहिए सरकार की तरफ से। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी भी 28% जीएसटी है, तो ऑटोमोबाइल्स के ऊपर है जैसे, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर 28% है अभी तक भी, उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, जैसे मैनी जी ने भी कहा है कि सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बने, और हरियाणा से मैं समझता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर सरकार मदद करेगी तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और एक्सपोर्ट के लिए सरकार को उसमें फ्रेट सब्सिडी दोबारा से शुरू करनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देगी सरकार, उतना ज़्यादा यहाँ पे हमारा व्यापार बढ़ेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, लोगों को सुविधाएं बढ़ेंगी। और त्यागी जी ने भी बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे मेट्रो है, मेट्रो को ज़्यादा से ज़्यादा शहरों से, इंडस्ट्रियल एरिया से कनेक्ट करना चाहिए इनको। तो वो अभी तक ज़मीनी स्तर पे काम होने में बहुत दिक्कत आ रही है, अभी तक हो नहीं पा रहा है। बाकी वैसे बहुत काम हुआ है सरकार में, ये भी नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहा है, पर लेकिन
रोड्स के मामले में बहुत काम हुआ है, हाईवेज़ के मामले में, लेकिन जितना इंडस्ट्रियल एरियाज़ को साथ में जोड़ेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। सर, जैसा कि पिछले साल का जो बजट आया था उसमें क्या कुछ बातें ऐसी रह गई थी जो कि आपको लगता है इस साल उन सब बातों में प्रावधान जो है करने चाहिए? वो सारे सुझाव हमने सरकार को दिए हैं। पीछे भी हमने ये सुझाव दिए थे सरकार को कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। उसमें सरकार ने वादा भी किया है और उस पर काम भी कर रही है सरकार। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सुझाव हमने ज़्यादातर तो बिजली के ऊपर दिए थे कि बिजली के ऊपर जो ड्यूटी लगती है उस ड्यूटी को ख़त्म किया जाए। मिनिमम ड्यूटी जो लगती है इसकी इंडस्ट्री के ऊपर वो चार्जेस है उसको रिमूव किया जाए। और बहुत सारे हैं पर लेकिन अभी उस पे काम चल भी रहा है, कुछ पे हुआ है, कुछ पे भी रह रहा है, काम होना चाहिए। सर, बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं, उससे जो उद्योगपति हैं और खासकर जो उद्योग हैं उन पर क्या असर पड़ता है? उद्योगपतियों को इससे क्या क्या आपत्ति होती है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल आपने सही पूछा कि बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं। बिजली के रेट भी बढ़ने के कई कारण हैं जो सरकार और ये प्राइवेट कंपनीज बढ़ाती हैं। वो है मेन कोयले के पीछे सप्लाई वगैरह में प्रॉब्लम आई थी, उसके कारण रेट बढ़ रहे हैं। हाँ, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्री को ये होती है कि जितने हमारी एक्सपोर्ट यूनिट हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको सामना करना पड़ता है दूसरे देश से अपने रेट के कंपटीशन में। वो कंपटीशन में तभी आ सकते हैं जब उनका रेट कम हो। और बिजली ही एक ऐसा इंडस्ट्री की मेन नीड है कि अगर इसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके कारण हमारे कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में ऑर्डर लूज होते हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ को चले जाते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, देखो हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना देश के लिए अच्छा, जितना इंपोर्ट कम करेंगे उतना देश के लिए अच्छा। इंपोर्ट घटाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो उसके लिए सरकार को बिजली में कहीं ना कहीं सब्सिडी का प्रोविज़न करना पड़ेगा अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। दूसरे मेरा इस हरियाणा सरकार में आने वाले बजट के लिए एक सुझाव और भी है, हालांकि मैं उस दिन नहीं दे पाया इसको। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देखिए हरियाणा और अगर बात करें पूरे देश में और हरियाणा तो खास तौर से, हमारा जो देश है उसमें ज़्यादातर लोग ग्रामीण हैं, गांव में बसते हैं और किसान हैं। वो हमें अन्न देते हैं, हमारा पेट भरते हैं। तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को भी साथ लेके कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में उन लोगों को भागीदार बनाना है। आज देखिए, आपने देखा होगा कोरोना में बहुत कुछ मतलब बदला। उस कोरोना ने एक चीज़ और हमें सिखाई, ऑनलाइन काम करना और पैक्ड फूड का। तो आज एक पैक्ड फूड का ज़माना है। जितने भी आप यूरोप और बाहर की कंट्री देखेंगे, वहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, तो वहाँ पैक्ड फूड आते हैं कि अपना रेडीमेड गर्म पानी मिलाया और अपना वो कर लिया। तो कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर सेक्टर में घुस के हम अपना उनको प्रमोट करें, उनको साथ मिलाएं किसानों को, और उनको इस तरह रोजगार के अवसर पैदा करें। या इंडस्ट्री को वहाँ एग्रीकल्चर एरिया में अगर कोई इंडस्ट्री जाती है तो उसको प्रमोशन करने के लिए हम उसको जीएसटी ख़त्म कर दें 5 साल के लिए, एक एग्जाम्पल को बिजली उसको सस्ती दें और उसको लाइसेंस फीस ख़त्म कर दें, उसका CLU ख़त्म कर दें। कई स्टेट के अंदर किया हुआ है, अगर आप रूरल एरिया में जाते हैं तो इस तरह के प्रोविज़न हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को एग्रीकल्चर सेक्टर से जोड़ने के लिए इंडस्ट्री को इस तरह का बजट में प्रोविज़न करना चाहिए, ताकि हम किसानों को साथ लेकर उनको प्रोत्साहित कर सकें कि वो ऐसे आइटम बनाएं कि हम उनको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया अपने आप में भी एक खपत है। इंडिया में खुद इतनी 125 करोड़ की हमारी मैन पावर है, जनरेशन है, तो उसको वहाँ भी कर सकते हैं, हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें किसानों को भी अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा और सरकार को इस बजट में ऐसा कोई प्रोविज़न करना चाहिए। सर, मेरा आपसे सवाल है कि जो 2022 और 23 का हरियाणा सरकार का बजट था, उसमें क्या कुछ आप लोगों को लाभ जो है वो मिला? देखिए, सरकार हर वर्ष कोशिश ये करती है कि उद्योगपतियों को लाभ दिया जाए। काफ़ी चीज़ों में उसमें बेनिफिट मिले इंडस्ट्री को, परंतु अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है। सबसे पहले तो एक जो मेन मुद्दा है, मैं NCR का मुद्दा उठाना चाहूँगा, प्रदूषण से संबंधित। क्योंकि अक्सर देखने में आया है सितंबर अक्टूबर से लेके फरवरी तक, मार्च तक प्रदूषण जो है उद्योगों को बहुत तंग करता है। प्रदूषण के लिए उद्योगों को बंद कर दिया जाता है प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए, जबकि इसके ऊपर ज़मीनी स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। सरकार ने इसके लिए काफ़ी जगह पे PNG लाइनें बिछाई हैं,
परंतु पूरा जब तक पीएनजी का सिस्टम नहीं होगा, जब तक पीएनजी अवेलेबल नहीं होगी आम इंडस्ट्री के लिए, जब तक ये काम नहीं हो पाएगा। अब देखो, अगर देखा जाए अनअप्रूव्ड एरियो में पीएनजी नहीं है, मानेसर में पीएनजी की लाइन अभी तक नहीं पूरी हुई, सेक्टर 37 में कई जगह पे उद्योग विहार में भी पीएनजी की लाइनें नहीं हैं। तो जब तक पीएनजी नहीं है, आप जनसेट को आप बंद नहीं कर सकते। इंडस्ट्री के लिए जनसेट मेन चीज़ है। अब सरकार की तरफ से ऑर्डर आ जाते हैं एनजीटी की तरफ से, तो उसके नुकसान किसको? इंडस्ट्री को झेलना पड़ता है। इसके लिए हमने सरकार को सुझाव दिया है कि इसके लिए सबसे पहले फुटपाथ पक्के कराए जाएं पूरे एनसीआर में। जो हरियाणा स्टेट के एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रदूषण को रोकने के लिए जो इक्विपमेंट लगाने की आवश्यकता है वो लगाई जाएं। इन दिनों में छिड़काव करके प्रदूषण को कंट्रोल करने की ज़रूरत ज़मीनी स्तर पर बहुत सख्त ज़रूरत है। ये काम अगर हो जाएगा तो प्रदूषण का, अभी क्योंकि इंडस्ट्री देखिए, इंडस्ट्री प्रदूषण को कम करने के लिए हर तरफ से इंडस्ट्री सरकार के साथ है। मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रखे हैं सभी कंपनियों ने। ज़्यादातर जहाँ भी सीटीपी या ईटीपी लगे हुए हैं उन पे सब में काम हो रहा है। और एक इसके लिए मेरी और गुजारिश है सरकार से कि एक कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं हर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, जबकि अभी तक हरियाणा के अधिकतर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। इसके कारण क्या होता है, जैसे भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को, कई कंपनियां ऐसी हैं जिनको वॉशिंग चाहिए। अब वॉशिंग के लिए, अब एक फैक्ट्री वॉशिंग के लिए यहाँ मान लो कोई नहीं है, तो उसके लिए टाइम बहुत ख़राब होता है। तो उससे बढ़िया तरीका ये है, ना ही उसका कोई खर्चा हर फैक्ट्री भुगत पाती है, उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि एक कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट हर इंडस्ट्रियल एरिया में लगा दिया जाए, ताकि जो भी पानी आपको साफ़ करना है उसको ट्रीटमेंट के थ्रू आप ट्रीट करिए और उसी पानी को इस तरह के उद्योगों में कंज्यूम करने के लिए दिया जाए जहां रीयूज़ किया जा सकता है। जैसे पार्क हैं, पार्कों में वही पानी रीयूज़ किया जा सकता है। जो पानी बच जाता है उसको आप ड्रेन के माध्यम से बादशाहपुर ड्रेन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गुड़गांव के लिए तो हर शहर में ड्रेन बनी हुई है, वहाँ से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस तरह के जो सुझाव हैं, ये सरकार को, हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे सुझावों पर विचार करेगी और इस तरह के कार्य करके हरियाणा को गौरवान्वित भी करेगी और हरियाणा सरकार इसके थ्रू रेवेन्यू भी कमाएगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। देखिए, दीपक मैनी जी का बहुत अच्छा सुझाव है कि कॉमन वो होना चाहिए ट्रीटमेंट प्लांट। इसी में हमने थोड़ा सा और आगे सुझाव दिया है कि जो दीपक मैनी जी का सुझाव है, इसी में हमने अपनी तरफ से एक चीज़ और ऐड करी है कि जो पानी बच जाता है इनके पास ट्रीटेड वाटर, उसको हम पूरी इंडस्ट्री में एक रिसाइकिल पानी को फायर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि इंडस्ट्री को हर एक को अपने फायर टैंक बनाने पड़ते हैं। 1000 मीटर से ऊपर की फैक्ट्री को 1.5 लाख लीटर का पानी का टैंक बनाना पड़ता है। तो अगर हम इस ट्रीटेड वाटर को सेंट्रलाइज फायर सिस्टम कर दें, फॉरेन के अंदर सारा सेंट्रलाइज फायर सिस्टम होता है, इंडिविजुअल किसी को जरूरत नहीं होती, तो हमको एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप को सेंट्रलाइज फायर सिस्टम के लिए सरकार को इस पे बजट में प्रोविज़न करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया स्कीम है। गुजरात के अंदर अगर जाकर देखेंगे, मैस्कोट एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप है प्राइवेट, उसमें सेंट्रलाइज फायर सिस्टम किया हुआ है। सारे ट्रीटेड वाटर को वो अपने इंडस्ट्री के आगे एक लाइन दे देते हैं, एक पॉइंट देते हैं हाइडेंट का, वहाँ आप अपनी मोटर लगाओ, अपना सर्टेन प्रेशर मेंटेन करो जो फायर का चाहिए। जिसका कभी फायर के केस में अगर यूज़ करते हैं तो जैसे ही आप अपना वो प्रेशर लीक होगा ऑटोमेटिकली पंप चल जाती है और वहाँ आपका पानी पीछे से सप्लाई मिल जाती है जो ट्रीटेड वाटर है। तो एक हमने ये भी सजेशन दिया है कि सेंट्रलाइज फायर सिस्टम पूरे इंडस्ट्रियल टाउनशिप में हरियाणा में शुरुआत करो। सबसे पहला मानेसर से शुरुआत करो। तो सरकार ने पीछे एक टेंडर भी किया था, हालांकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो दोबारा हमने रिक्वेस्ट करी है। दूसरा, पानी की एक समस्या ऐसी है खुशबू जी कि बरसात के दिनों में तो रोडों पर पानी आ जाता है और वैसे पानी का लेवल हमारा नीचे आता जा रहा है। हमने सरकार से इस बजट में रिक्वेस्ट है कि इस और विशेष ध्यान दिया जाए कि बरसात का जो पानी है, इंद्र देवता का आशीर्वाद है, हर एक इंडस्ट्रियल एरिया में, इवन रेजिडेंशियल एरिया में भी हमको एक पॉन्ड डेवलप करनी चाहिए, आर्टिफिशियल लेक डेवलप करनी चाहिए। जहां हमारे पास जगह हैं वहां बड़ी बड़ी लेक बनाएं आर्टिफिशियल और बरसात के पानी को स्टोर करें। उससे हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल भी ऊपर आएगा, साथ ही साथ हम उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं और उसको कहीं ना कहीं एक अच्छी लैंडस्केपिंग करके एक अच्छा एरिया में डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, जो पीछे आपने क्वेश्चन किया मेरे दोस्त लोगों से, इन्होंने बताया कि बजट में क्या चीज़ छूट गई पिछली बार।
लास्ट टाइम हमारा एक सुझाव था सरकार को, निर्मला सीतारमण जी की हरियाणा सरकार की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन में हमारे लोग थे, उन्होंने भी ये सुझाव हमारे बेस पे रखा था। क्या होता है कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब तरक्की करती है थोड़ा बड़े लेवल पे, वालों मीडियम बन रही है, और आज मेरे पास आज 1000 मीटर का प्लॉट है और मेरा काम बढ़ रहा है, मैं उसको 2000 मीटर का 1 एकड़ का लेना चाह रहा हूँ, मैं उसको बेचना चाहता हूँ पुराने वाले को, मैं बेच के कहीं और नहीं जा रहा, मैं एक छोटे प्लॉट के बदले बड़ा प्लॉट ले रहा हूँ उसी एरिया में या किसी भी दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया में, मैं उसको बेचना चाहता हूँ। तो एक केंद्र सरकार का जो बजट टैक्स है वो है कैपिटल गेन टैक्स। जब मैं उसको बेचूंगा तो जितने में मैंने खरीदा और आज जितने में उसका सर्कल रेट है उसके डिफरेंस के ऊपर 20% कैपिटल गेन लगता है, जबकि मैंने उसको खरीद के उसको पैसे को दूसरे प्रोजेक्ट में लगा रहा हूँ, तो एक 20% का कैपिटल गेन का टैक्स मेरे को लग जाता है, जिसकी वजह से मैं सोच ही नहीं पाता कि दूसरे प्लॉट में मैं बड़े में जाऊँ। तो ये हमारी कई साल से डिमांड है केंद्र सरकार से, इसमें हरियाणा सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हरियाणा सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी है कि आप सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन भेजो कि जो इंडस्ट्री के बदले इंडस्ट्री लगा रहा है, मान लो सपोज करो कि किसी की मानेसर में फैक्ट्री है, आज वो शिफ्ट करना चाह रहा है खरगोदा में क्योंकि मारुति वहाँ चलेगी, अब उसको वहाँ प्लांट लगाना, यहाँ का बेचना पड़ रहा है, वो बेच इसलिए नहीं सकता, उसको 20% टैक्स पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब एक इंडस्ट्री के बदले दूसरी इंडस्ट्री लगा रहा तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को हरियाणा सरकार अपनी रिकमेंडेशन भेजे। अगर मान लो 1% केंद्र सरकार कुछ इस पे कार्रवाई नहीं करती है तो हरियाणा सरकार को अपने बजट में ऐसा प्रोविज़न करना चाहिए कि वो जितना उसका लॉस है उसको जीएसटी में कहीं ना कहीं क्रेडिट दे दें कि भाई अगर आपको इतना कैपिटल गेन पड़ा है तो हम आपको इतना नए प्लांट में हम जीएसटी का वो दे देंगे, आपका लॉस नहीं होना देंगे। इससे क्या होगा, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। सर, उद्योगपतियों के लिए एक आदर्श बजट में क्या क्या खास बातें हैं जो कि सम्मिलित होनी चाहिए और जिनमें प्रावधान किए जाने चाहिए? एक शेर याद आ रहा है खुशबू जी आपकी बात पे कि दुनिया के तमाम इनामात है बंदूक साजी पर, दुनिया के तमाम इनामात है बंदूक साजी पर, मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूँ। तो जो छोटे यूनिट्स हैं जो सबसे ज़्यादा सरकार को रेवेन्यू देते हैं और सबसे ज़्यादा मतलब रोज़गार दे रहे हैं, वो यूनिट्स उनको नेगलेक्ट किया जाता है बजट में। तो हमारी सरकार से पहले भी ये अपेक्षा थी कि इन जो छोटे यूनिट्स हैं जो सबसे ज़्यादा रोज़गार दे रहे हैं उनके ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको बोलती है सरकार, या अनअप्रूव्ड एरियाज़ में जो यूनिट्स हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ बहुत सारे वर्कर्स, लगभग मेरे ख्याल से 30 अनऑथोराइज्ड एरियाज़ हैं हमारे हरियाणा के अंदर जहाँ इंडस्ट्रीज़ है और बहुत ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन पे विशेष ध्यान देने की सरकार को ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और छोटे यूनिट्स के लिए विशेष प्रोत्साहन देने के लिए और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत है। सर, जैसा कि अभी केंद्र सरकार का बजट आया तो हरियाणा प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये बात कही कि अमृत काल का सबसे अच्छा जो है ये बजट पेश किया गया है, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा कि पिछले कई सालों में देखा जाए तो बजट में जिस तरह से आम आदमी को इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया गया है तो ये एक सराहनीय कदम है कि देखो लोगों की महंगाई भी बढ़ी है, इनकम भी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं जब महंगाई बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ती है, इनकम के साथ महंगाई हमेशा बढ़ती है। तो उस पर टैक्स की जो स्लैब पुरानी चली आ रही है उसमें चेंजेस किया है, आज 5 लाख तक और अपना टैक्स के जो बेनिफिट लेते हैं 7 लाख तक आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सराहनीय कदम है, तो उसको सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने जो ऑटोमोबाइल्स और ख़ास तौर से जो हमारे आज की इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ को, जो ऑटोमोबाइल्स को बढ़ावा देने के लिए जो हम पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी कम करी है, तो इंडस्ट्री के लिए बहुत एक सराहनीय कदम है। तो मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है कि ये अमृतकाल का बजट है, बिल्कुल सही कहा है, बजट सराहनीय है, मैं उसकी एसोसिएशन की तरफ से सराहना करता हूँ। बहुत अच्छा बजट है इस बार केंद्र सरकार का।
तो जैसा कि अभी हमारे साथ उद्योगपति मौजूद थे और हमने इनसे बात करी, चर्चा करी और हमें पता लगा कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें क्या कुछ खास रहा और आने वाले हरियाणा सरकार के बजट में क्या कुछ बातें जो हैं ध्यान रखने लायक हैं और प्रावधान करने लायक हैं। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।